पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रैंकिंग बैटल स्टार्ट हो गया होता है जिसमें काफी सारे डिसाइपल आए होते हैं और उन सभी की रैंकिंग बैटल के अंदर फाइट शुरू हो जाती है। उन्हीं में शियाओ भी शामिल होता है जिसकी भी काफी सारे लोगों के साथ फाइट हो रही थी, लेकिन वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों को बड़ी ही आसानी के साथ हराया जा रहा होता है। ये देखकर तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर शियाओ इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया, और इसी तरह से फाइट करते हुए वो टॉप 32 के अंदर अपना नाम लिखवा लेता है। ये देखकर तो सारे लोग एकदम ज्यादा खुश हो गए थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में रैंकिंग बैटल का आखिरी राउंड शुरू कर दिया जाता है जिसमें टोटल 32 डिसाइपल सेलेक्ट हुए थे और अब इन 32 के बीच में फाइट शुरू होगी। और ये जो 32 डिसाइपल है वो सिर्फ 4 सेक्ट से ही आते हैं जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट माना जाता है। तब वो जो एल्डर होते हैं जो ये कॉम्पिटिशन को होस्ट करवा रहे हैं वो वह कहते हैं जितने भी यहाँ पर 32 डिसाइपल सिलेक्ट हुए हैं उन्हें 2 ग्रुप में बांट दिया जाएगा और अब यहाँ से ग्रुप के हिसाब से ही फाइट होगी। एक ग्रुप की फाइट दूसरे ग्रुप के साथ होगी। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान थे क्योंकि जो सेकंड ग्रुप होता है उसके अंदर ही सबसे ज्यादा पावरफुल लोग थे। तो इसका मतलब साफ था कि सेकंड ग्रुप ही यहाँ पर जीतने के सबसे ज्यादा चांस है उसके। सभी कह रहे होते हैं सेकंड ग्रुप में जो भी होगा वो तो आसानी के साथ जीत जाएगा, और उसी सेकंड ग्रुप में कोई और नहीं बल्कि हमारा शियाओ भी होता है। ये देख कलान काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि शियाओ की तो यहाँ पर किस्मत अच्छी थी, वो तो पावरफुल लोगों वाले ग्रुप में सिलेक्ट हो चुका है। सभी कह रहे होते हैं ऐसा ही लक शियाओ का आगे भी साथ देगा, तो वो टाइम दूर नहीं जब हम टॉप 16 के अंदर भी अपना नाम लिखवा लेंगे। लेकिन शियाओ तो कह रहा होता है यहाँ पर मेरी किस्मत साथ दे या फिर ना दे, लेकिन तब भी मैं इस रैंकिंग बैटल को तो अपनी पावर के बल पे ही जीत कर दिखाऊंगा। वहीं जो मास्टर फैन होता है उसका साथी कह रहा हो शियाओ की आगे चलकर हमारे साथ फाइट होने वाली है, उसी टाइम हम इसे दिखा देंगे कि आखिर हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि दूसरे लोग इस शियाओ की यहाँ पर हालत ना खराब कर देंगे क्योंकि इसकी सारी हालत तो मैं अपने हाथों से ही खराब करना चाहता हूँ। जिसके बाद फाइनल राउंड का पहला मैच शुरू कर दिया जाता है और इसमें सबसे पहला नाम शियाओ का ही आता है जिसके सामने शियाओ सेट का एक डिसाइपल होगा जिसका नाम शियाओ यान है। युआनबा शियाओ से कह रहा होता है उसकी पावर जितनी है उतने पावर के बंदे को तो आपने पहले ही हरा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे फाइट करने में आपको परेशानी होगी, आप इसे भी आसानी के साथ हरा सकते हो। लेकिन वो जो एल्डर होते हैं शियाओ को समझा रहे होते हैं कि इन्हें कम समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। इनके पास भले ही कल्टीवेशन पावर कम हो लेकिन इनके पास सीक्रेट टेक्निक बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए तो सारे लोग इन 4 मेजर सेट से काफी ज्यादा डरते हैं। तुम्हें यहाँ पर थोड़ी सावधान रहने की जरूरत है, और अगर जब तुम लगे कि तुम नहीं हरा पा रहे हो तो तुम खुद की हार मान लेना क्योंकि तुमने जितना हमारी फैमिली के लिए कर दिया उतना तो कोई कर भी नहीं पाएगा। इसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर जो मास्टर होते हैं सारे लोग मिलकर बैटल एरिना के आसपास एक शील्ड बना देते हैं ताकि शियाओ और दूसरा वाला जो शियाओ नान है वो दोनों बैटल एरिना के बाहर न फेंका जाए। जिसके बाद दोनों का बैटल शुरू होने से पहले दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हुए अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं, इसलिए शियाओ जो होता है वो भी उसे अपने बारे में बताता है। इसके बाद शियाओ नान जो होता है वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। सारे लोग कह रहे होते हैं शियाओ नान की जो स्वॉर्ड है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता, भले से कितना पावरफुल कल्टीवेटर क्यों ना आ जाए वो शियाओ के सामने जल्दी टिक भी नहीं पाएगा। लेकिन अपने शियाओ को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, वो वहाँ पर अपने फायर एलिमेंट की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी और उसके हीवनली स्वॉर्ड के अंदर से फायर निकलने लग गई थी। जिसके बाद वो उस फायर का इस्तेमाल करते हुए शियाओ नान की जो स्वॉर्ड होती है उसे वहीं पर रोक लेता है। ये देखकर तो शियाओ नान भी घबरा चुका था कि आखिर शियाओ के पास किस तरह की टेक्निक है, इसने तो बड़ी ही आसानी के साथ मेरे स्वॉर्ड की टेक्निक को आसानी से रोक लिया। लेकिन मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला हूँ, मैं आज तो इस शियाओ को मजा चखा कर ही रहूंगा। लेकिन तब जो शियाओ होता है अपनी हीवनली स्वॉर्ड की मदद से खतरनाक वाला अटैक उस शियाओ नान के ऊपर करने वाला होता है, लेकिन तब शियाओ नान सही टाइम पर वहाँ से भाग निकलता है जिस वजह से वो शियाओ के इस अटैक से बच चुका था। ये देखकर तो शियाओ सेट के जो बाकी लोग होते हैं वो सभी हैरान थे कि आखिर शियाओ के पास किस तरह की टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने शियाओ नान के सारे अटैक को रोक लिया। आज तक तो हमने ऐसा कोई भी नहीं देखा जो हमारी फैमिली की स्वॉर्ड के अटैक को इतनी आसानी के साथ रोक ले। जरूर इस शियाओ के अंदर कुछ न कुछ खास बात तो है ही। दूसरी तरफ शियाओ नान जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो वहाँ पर अपनी स्पिरिट को समन कर लेता है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अपने स्वॉर्ड की पावर को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड पहले से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। और फिर वो उस पावरफुल स्वॉर्ड को लेकर सीधा शियाओ की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि शियाओ जो होता है वो उसके अटैक को रोकने के लिए वहाँ से हट ही नहीं रहा था, वो एकदम स्ट्रेट वहाँ पर खड़ा होता है। और जैसे ही शियाओ नान की स्वॉर्ड शियाओ के पास आकर टकराती है वो उसकी बॉडी के आर पार ही नहीं हो पाती। ऐसा लग रहा था शियाओ ने अंदर से कोई पावरफुल शील्ड पहन के रखा है जिस वजह से वो स्वॉर्ड उसके अंदर गई ही नहीं। जिसके बाद शियाओ जो होता है शियाओ नान को अटैक करते हुए वहाँ से दूर फेंक देता है। ये देखकर तो शियाओ नान भी घबरा चुका था कि आखिर इस शियाओ के अंदर मेरी स्वॉर्ड गई क्यों नहीं, इसके पास न जाने कौन सा पावरफुल आर्मर लगा हुआ है जिसकी वजह से मेरी स्वॉर्ड को तो इसके ऊपर अटैक करने में इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है। वही
शियाओ सेट के जो एल्डर होते हैं वो सभी ये देख कर हैरान थे कि शियाओ के पास तो उतनी ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन तब भी इसने आसानी के साथ उस वॉर्ड को कैसे रोक लिया। वहीं जैस्मिन जो होती है वो शियाओ से कह रही होती है, अगर तुम्हारे पास ड्रैगन गॉड की पावर नहीं होती तो आज तो शियाओ नान के इस अटैक की वजह से तुम्हारा यहाँ पर खेल ही खत्म हो गया होता। तुम्हें तो ड्रैगन गॉड का शुक्रिया करना चाहिए जिसने आज तुम्हारी यहाँ पर जान बचा ली। ये सुनकर तो शियाओ भी हैरान रह जाता है। वो जैस्मिन से कहता है, क्या तुम सोकर उठ गई? मैंने तो देखा था क्या तुम काफी टाइम से सो रही थी और लगता है मेरे पास अच्छा मौका आ चुका है ड्रैगन गॉड की पावर का इस्तेमाल करने का। मैं भी तो देखूं कि आगे इस ड्रैगन गॉड के अंदर कितनी ज्यादा पावर थी। तब जैस्मिन जो होती है शियाओ से कहती है, तुम इतना चिल्ला चिल्ला के यहाँ पर फाइट ही कर रहे थे कि मेरी नींद खुल गई, इसलिए मुझे मजबूरन उठना पड़ा। जिस पर शियाओ कहता है, तो ठीक है, अब मैं शियाओ नान को 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर हरा देता हूँ, उसके बाद दोबारा से तुम आराम करते हुए सो जाना। जिसके बाद वो अपनी हीवनली स्वॉर्ड लिए सीधा शियाओ नान की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। उसके ऊपर लगातार कई सारे अटैक किए जा रहा होता है। जिस अटैक को रोकने में शियाओ नान को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, वो तो यहाँ पर शियाओ के अटैक को रोक ही नहीं पा रहा होता है। ये देखकर तो वो भी हैरान था कि अरे अचानक से शियाओ को हो क्या गया, मैं तो उसके ऊपर एक भी अटैक ही नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए वहाँ पर दोबारा से अपनी स्पिरिट को समन करना शुरू कर देता है ताकि फिर से एक खतरनाक वाला अटैक शियाओ के ऊपर कर सके। और इस बार उसने अपने अटैक के अंदर सारी की सारी पावर को मिला लिया था, क्योंकि यही उसका सबसे पावरफुल और खतरनाक वाला अटैक होने वाला है। ये देखकर तो सभी लोग समझ जाते हैं कि अब नहीं लगता शियाओ यहाँ पर बच पाएगा। लेकिन तब जो शियाओ होता है सामने अपनी हीवनली स्वॉर्ड को ले आता है, जिसके अंदर से निकल रहा है इतना भयंकर ऑरा। वहाँ पर शियाओ नान की जो स्पिरिट होती है उसे खत्म कर देता है और उसे खत्म करने के साथ साथ वो शियाओ नान को भी वहाँ से उड़ाकर बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर तो शियाओ नान अब समझ चुका था कि वो शियाओ से बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता। जिसके बाद शियाओ अपनी स्वॉर्ड को शियाओ नान के ऊपर रख देता है। इसलिए शियाओ नान जो होता है वहाँ पर अपनी हार मान लेता है और शियाओ की तारीफ करना शुरू कर देता है कि मैंने तुम्हें कम पावरफुल समझा था, लेकिन तुम तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल निकले। ये देखकर तो सारे के सारे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि शियाओ यहाँ पर जीत चुका है। इसलिए सभी मिलकर शियाओ की वहाँ पर जय जयकार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन किसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर यहाँ पर शियाओ कैसे जीत गया। उसके पास तो उतनी ज्यादा पावर भी नहीं थी, लेकिन तब भी इसने शियाओ नान को यहाँ पर हरा दिया। ये तो कमाल की बात है। अब हम रात का सीन देखते हैं, क्योंकि अगली सारी फाइट कल से शुरू होगी। इसलिए रात को शियाओ और लान बाकी सभी मिलकर आराम करने जा रहे होते हैं, जहाँ वो जो एल्डर होते हैं शियाओ से कह रहे होते हैं, जिस तरह का तुमने आज फाइट दिखाया है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कल तुम्हारी फाइट जोंग यान से होगी, जो कि हीवनली स्पेयर थंडर फायर सेक्ट से आता है और वो वहाँ का यंग मास्टर भी है। तुम्हें उससे फाइट करने के दौरान थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास काफी सारी खतरनाक और मिस्टीरियस स्किल भी मौजूद है और उनमें से सबसे खास थंडर फायर है कि उसकी जो थंडर पावर है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। एक थंडर पावर है उसके अंदर और दूसरी मैस्टिक पावर। ये दोनों को मिलाकर उसकी थंडर फायर बनी है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। तो जब भी तुम इससे फाइट करने जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन शियाओ कहता है, मैं तो किसी भी तरह की फायर से नहीं डरता, क्योंकि मैं खुद ही किसी भी तरह की फायर को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन तब वहाँ पर जाओ यान का फादर मोतियान भाई आ जाता है, जो यहाँ पर आने के बाद शियाओ से कह रहा होता है, आज तो तुमने काफी बढ़िया फाइट दिखाई है, इसे देखकर तुम्हें बिल्कुल हैरान रह गया है। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफर देने के लिए आया हूँ। क्या तुम हमारे सेट का हिस्सा बनना चाहोगे? हमारे सेट में आने के बाद तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी वो सारी चीजें हम देने के लिए तैयार हैं। तुम्हें कभी भी किसी भी रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी, बस एक बार तुम हमारे सेट में शामिल होने के लिए हामी भर दो। ये सुनकर तो लान और जो मास्टर होते हैं उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर इस तियान भाई की हिम्मत कैसे हुई शियाओ को इस तरह का ऑफर देने की। तब शियाओ उन सभी को शांत करवाते हुए तियान भाई के पास आता है और उससे कहता है, तुम्हारा ये ऑफर देने का शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारे सेट में जाने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने जहाँ पर अपना नाम लिखवा लिया है मैं वहीं का हमेशा से रहना चाहता हूँ और कोई भी दूसरा इंसान मुझे लान के सेट से बाहर निकाल ही नहीं सकता। तियान भाई कहता है, क्या तुम जानते भी हो ये लान का जो इंपीरियल सेट है वो किसी काम का नहीं है, उसके पास तो खुद ही रिसोर्सेज की कमी है, तो वो आके तुम्हारी कल्टीवेशन पावर कैसे बढ़ा पाएगी। तब लान जो होती है तियान भाई के सामने, हमने कभी भी किसी को जोर जबरदस्ती अपने सेट में शामिल होने के लिए नहीं कहा। अगर शियाओ तुम्हारे सेट में जाना चाहता है तो ये उसकी मर्जी है, लेकिन तुम आखिर हमारे सेट की बुराई यहाँ पर क्यों कर रहे हो। तब शियाओ जो होता है तियान भाई से कहता है, जिस इंसान के पास दूसरों को रिस्पेक्ट करना नहीं आता हो आखिर मैं उसके सेट में शामिल होकर करूंगा क्या। तुम्हारा सेट मेरे जूते पे, कुछ नहीं मानता मैं तुम्हारे सेट को अपने सामने, जो करना है वो कर लो। अगर तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए भीख भी मांगोगे तब भी मैं तुम्हारे सेट में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। ये सुनकर तियान भाई जो होता है वो हंसते हुए वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा फायर निकल रही थी और ये वही थंडर फायर होती है जिसके बारे में वो मास्टर शियाओ को बता रहे थे, जिस वजह से उस फायर के अंदर से ही बिजलियां निकल रही होती है। ये देखकर तो सभी एकदम हैरान रह जाते हैं कि आखिर वो इससे फाइट कैसे करेंगे। लेकिन तभी जो तियान भाई होता है वहाँ पर बर्फ में जम जाता है, जो काम किसी और का नहीं बल्कि लिटिल फेरी का ही था, जो वहाँ से गुजर रही थी और उसने शियाओ को बचाने के लिए यहाँ पर तियान भाई को बर्फ में जमा दिया ताकि यहाँ पर शियाओ को कुछ हो न जाए, यानी कि वो अब भी शियाओ की थोड़ी तो परवाह करती ही है। ये देखकर तो शियाओ भी हैरान रह जाता है कि अच्छा हुआ लिटिल फेरी ने यहाँ
यहाँ पर आकर मेरी मदद कर दी। जिसके बाद अगले दिन शियाओ की फाइट किसी और से नहीं बल्कि जोंग यान से ही होती है। वो यहाँ पर आने के बाद शियाओ से कह रहा होता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कल रात मेरे फादर से इस तरह से बात करने की। अब मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि हमारी इस फैमिली से पंगा लेने का अंजाम आखिर क्या होता है। लेकिन तब जो शियाओ होता है वो एल्डर की बातें याद करने लगता है कि आखिर तुम किस तरह से जोंग यान की थंडर फायर से बच सकते हो। इसलिए शियाओ वहाँ पर अपनी हिवली स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते हुए जोंग यान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। खुद में कह रहा होता है, किसी भी पावरफुल इंसान से फाइट करने का सबसे आसान तरीका है कि उस फाइट को जल्दी खत्म कर दिया जाए। मैं यहाँ पर इतनी स्पीड के साथ इस जोंग यांग के ऊपर अटैक करूंगा कि इसे मुझ पर अटैक करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए वो लगातार अपनी स्पीड बढ़ाते हुए जोंग यान के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। ये देखकर तो जोंग यान भी हैरान था कि आखिर ये शियाओ यहाँ पर कर क्या रहा है। वो अपने सारे अटैक शियाओ के ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन शियाओ को तो एक भी अटैक लग ही नहीं रहा होता है क्योंकि उसकी स्पीड ही वहाँ पर इतनी ज्यादा थी। लेकिन तब भी वो वहाँ पर अपने थंडर फायर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो एक खतरनाक वाला अटैक सीधा शियाओ के ऊपर ही कर देता है, जो अटैक शियाओ को यहाँ पर लग गया था। और इस वजह से वो वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन तब भी उसे एक खरोच तक नहीं आई थी और वो फुल स्पीड के साथ आसमान में चले जाता है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि आखिर शियाओ को यहाँ पर कुछ हुआ क्यों नहीं, आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल इंसान है। जिसके बाद शियाओ जो होता है वहाँ पर अपनी फिनिक्स बर्ड को समन कर लेता है, जिसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जोंग यान जो होता है उसके सारे अटैक को वहाँ पर रोके जा रहा होता है। और फिर अपनी फिनिक्स बर्ड की पावर को अपनी स्वॉर्ड के साथ मिलाते हुए एक खतरनाक वाला अटैक सीधा जोंग यान के ऊपर ही कर देता है, जिस अटैक को तो जोंग यान संभाल ही नहीं पाता और वो वहाँ से बहुत दूर जाकर गिर जाता है, जहाँ उसकी हालत अब यहाँ पर खराब हो चुकी थी। जिसके बाद शियाओ जो होता है लगातार कई सारे अटैक फिर से जोंग यान के ऊपर करना शुरू कर देता है और ये अटैक उसके इतने ज्यादा स्पीड में हो रहे थे कि जोंग यान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर तियान बई भी आ जाता है, जो कि जोंग यान को संभालने के लिए आया था और वो उसे उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले जा रहा होता है ताकि यहाँ पर उसका जल्द से जल्द इलाज हो सके। जहाँ वो गुस्से भरी नजरों में शियाओ को भी देख रहा होता है ताकि वो उसे ये बता सके कि देख लेना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तब वहाँ पर वो एल्डर आते हैं जो शियाओ को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए कहते हैं कि इस राउंड को भी तुमने यहाँ पर जीत लिया है और अब तुम रैंकिंग बैटल के क्वार्टर फाइनल के अंदर जा चुके हो, जो क्वार्टर फाइनल कल खेला जाएगा। जो सुनकर सारे लोग हैरान और खुश होते हैं कि शियाओ ने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया। शियाओ तो अभी तक की एक भी मैच नहीं आ रहा है और लगातार कई सारे लोगों को सीधा हराया जा रहा है। तभी वहाँ पर जो बर्निंग फायर सेक्ट होता है उसका भी यंग मास्टर ये देखकर हैरान था कि आखिर शियाओ के पास भी फायर की पावर कैसे है, क्या ये भी फायर एलिमेंट की पावर को कल्टीवेट करता है, तभी तो इसके पास फायर की पावर है। मुझे तो लग रहा था कि सिर्फ हमारी फैमिली के पास ही फायर की पावर होगी, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि मुझे शियाओ के साथ थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा। जिसके बाद उसी की फाइट होली वाटर ट्राइब के एक दूसरे डिसाइपल पैंग के साथ होने वाली होती है। इसलिए वो वहां से बैटल अरेना में जाने के लिए निकल जाता है ताकि सभी को दिखा सके कि उसके फायर की पावर कितनी ज्यादा है। लेकिन अभी हमें इसकी फाइट तो नहीं दिखाई जाती। जिसके बाद हम फिर से रात का सीन देखते हैं जहाँ पर शियाओ बाकी सभी आराम कर रहे होते हैं। तब वो जो एल्डर होते हैं शियाओ का शुक्रिया करने लगते हैं और उससे कॉन्ग्रेचुलेशन भी कह रहे होते हैं कि तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने टॉप 8 के अंदर अपना नाम लिखवा लिया है, तुम्हारा तो सच में कोई जवाब ही नहीं। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर तुम इसी तरह से आगे बढ़ते जाओगे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम इस रैंकिंग बैटल के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लोगे। तो वहीं लान भी जो होती है वो भी शियाओ का शुक्रिया करने लगती है और उससे कह रही होती है मैं तुम्हारा कितना शुक्रिया करूं वो भी कम है, तुमने आज हमारी रॉयल फैमिली का नाम रोशन कर दिया जो कि पिछले कई सालों में कोई भी नहीं कर पाया था। अब किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारी रॉयल फैमिली के सामने आंख उठाकर भी देख सके। तब वो जो एल्डर होते हैं शियाओ से कहते हैं टॉप 8 के अंदर अपना नाम लिखवाने की वजह से तुम इतने क्वालिफाई हो चुके हो कि तुम सीक्रेट रेल्म के अंदर जा सकते हो। मुझे तो अभी तक ये सारी चीजें बिल्कुल सपना ही लग रही है कि तुमने टॉप 8 के अंदर अपना नाम लिखवा लिया। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे इतने ज्यादा पावरफुल होने की वजह से कई सारे लोग तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं जो हर टाइम तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए जैसा तुमने तियान बाई के सामने एटीट्यूड दिखाया था उतना एटीट्यूड किसी और के सामने मत दिखाना, क्योंकि हर बार लिटिल फेरी नहीं होगी जो तुम्हारी वहां पर आकर मदद कर सके। तुम ये नहीं समझ सकते कि तुम्हारे पास जितनी पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए तुम बड़े से बड़े और पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर को हरा पाओगे। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे सामने वाले कल्टीवेटर के पास कितनी पावर हो सकती है। इसलिए जिससे भी बात करना तो थोड़ा सोच समझ के ही बात करना, कोई भी नादानी दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ सलाह ही दे सकता हूँ, बात करने का काम तो तुम्हारा ही है। जिस पर शियाओ कहता है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो मुझे जैसा ट्रीट करेगा मैं उसे भी वैसे ही ट्रीट करूंगा। अगर मुझे इज्जत मिल रही है तो मैं उसे भी इज्जत दूंगा और अगर मुझे नहीं मिल रही है तो मैं उसे उसी टाइम उठाकर पटक दूंगा। इसके बाद वो शियाओ से कहते हैं तुम्हारे आज की फाइट के हिसाब से मुझे ये लगता है कि तुम्हारी फाइट क्वार्टर फाइनल के अंदर किसी और के साथ नहीं बल्कि जुनबाई से ही होगी, जो कि मास्टर फैन का
छोटा भाई है। मास्टर फैन ने लान के साथ शादी करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी वजह से वो उससे शादी नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो अपने छोटे भाई को काफी सारी चीजें सिखा कर लाएगा ताकि वो इस फाइट के अंदर तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। लेकिन शियाओ को तो किसी से भी जरा सा डर नहीं लग रहा होता है। जिसके बाद अब देखते ही देखते कल का दिन शुरू हो जाता है और अब शियाओ के सामने जुनबई ही होता है, जो कि मास्टर फैन का छोटा भाई है। वो शियाओ से कह रहा होता है तुम्हारी बदकिस्मती है जो तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम जैसों को तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। जिसके बाद वो वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा था और वो अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करते हुए खतरनाक वाला अटैक सीधा शियाओ के ऊपर ही कर देता है। लेकिन शियाओ जो होता है इस अटैक को यहाँ पर संभाल लेता है अपनी हीवनली स्वॉर्ड की मदद से। ये देखकर तो जुनबई भी हैरान था कि तुमने तो मेरा 60% पावरफुल अटैक संभाल ही लिया, लेकिन जो मेरा आगे का 40% पावरफुल अटैक बचा है उसे तो तुम संभाल ही नहीं पाओगे। अब मैं तुम्हें अपनी असली फायर दिखाता हूँ कि हमारे स्काई बर्निंग सेट की फायर कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। जिसके बाद वो वहां पर अपनी फिर से पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और इस बार उसकी बॉडी के अंदर से पर्पल फायर निकल रही थी। ये देखकर तो सभी हैरान रहते हैं कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है जिसका इस्तेमाल जुनबई यहाँ पर कर रहा है। और सच में ये टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी, क्योंकि जुनबई की पूरी बॉडी इससे काफी ज्यादा भयंकर दिखाई देने लगती है। लेकिन तब वहां पर शियाओ जो होता है स्टार गॉड की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीड को दोबारा से काफी ज्यादा तेज कर लेता है और जुनबई का जो जितना भी अटैक होता है उन सभी से बचने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तब वहां पर जुनबई ने अपनी क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से वहां पर अपने हजारों क्लोन बनाना शुरू कर देता है। ये देखकर तो शियाओ भी हैरान था कि आखिर ये किस तरह की अजीबोगरीब टेक्निक है। वो एक क्लोन को वहां पर मारता, दूसरा क्लोन उसी टाइम वहां पर आकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखकर तो शियाओ परेशान हो जाता है कि वो कितने क्लोन को यहाँ पर मारेगा। एल्डर जो होते हैं शियाओ से कह रहे होते हैं अगर तुम इस अटैक को नहीं संभाल पा रहे हो तो यहीं पर गिव अप कर दो, तुम्हारी लाइफ इस मैच से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन शियाओ तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो वहां पर दोबारा से अपनी हीवनली स्वॉर्ड को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि यहाँ पर जुनबई का खेल खत्म कर सके। लेकिन तब जुनबई जो होता है अपने सारे क्लोन को दोबारा से अपनी स्वॉर्ड के अंदर डाल लेता है, जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और वो स्वॉर्ड को सीधा शियाओ की तरफ ही भेज देता है। लेकिन शियाओ जो होता है अपनी हीवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके इस अटैक को रोक लेता है और फिर जुनबई से कहता है तुम इस खेल को चूहे और बिल्ली की तरह खेल कर समझ रहे होगे ना, और तुम्हें लग रहा होगा कि मैं चूहा हूँ और तुम बिल्ली हो, लेकिन तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी ये समझने में कि आखिर असली बिल्ली कौन है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली बिल्ली यहाँ पर कौन है और असली चूहा कौन है। इसके बाद वो अपनी पावर को और ज्यादा एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और इतना खतरनाक वाला अटैक अपनी हीवनली स्वॉर्ड की मदद से जुनबई के ऊपर करता है कि जुनबई वहां से बहुत दूर जाकर फेंका जाता है और अब यहाँ पर उसकी हालत खराब हो चुकी थी, उसे तो चक्कर आने लग गए थे। लेकिन तब वो शियाओ से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुमने इतनी आसानी के साथ मुझे हरा लिया? ऐसा नहीं है, मैं अभी तक के नहीं हारा हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी ड्रैगन फ्लेम का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ, देखता हूँ तुम उससे बच पाते हो या फिर नहीं। इसके बाद वो वहां पर अपनी ड्रैगन फ्लेम को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से उसके अंदर से भयंकर फायर निकल रही थी और ये सारी की सारी जो फायर होती है वहां पर पूरे के पूरे बैटल एरिना को घेर लेती है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ पर जुनबई किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। मास्टर फैन कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर ये शियाओ बच पाएगा, मेरे भाई ने तो कमाल ही कर दिया, आज वो यहाँ पर इस शियाओ की जान ले लेगा। ये देखकर सिटी के जो एल्डर होते हैं वो सभी जल्दी से जुनबई के पास जाने लगते हैं ताकि उसे इस टेक्निक को इस्तेमाल करने से रोक सके, वरना इस टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से तो हो सकता है शियाओ की यहाँ पर जान ही चली जाए। लेकिन जुनबई ने वहां पर अपनी ड्रैगन फ्लेम को समन कर लिया था, जिस वजह से वहां पर फ्लेम से बना हुआ एक ड्रैगन आ जाता है जो सीधा शियाओ के ऊपर अटैक करने वाला था और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो। एपिसोड की शुरुआत में वो जो ड्रैगन होता है सीधा शियाओ के पास आकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इसलिए शियाओ वहां पर अपने इविल गॉड की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन का यहाँ पर खेल खत्म कर सके। जिसके बाद वो अपनी फायर की पावर का इस्तेमाल करते हुए खतरनाक वाला अटैक उस ड्रैगन पे कर देता है, जिस वजह से बैटल एरिना के आसपास जो शील्ड लगा था वो भी टूटने वाला होता है। इसलिए सारे के सारे एल्डर मिलकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस शील्ड को बचाने की कोशिश करते हैं। ये देखकर तो जुनबई काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो दोबारा से अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि वो ड्रैगन शियाओ की यहाँ पर जान ले सके। इसलिए वो ड्रैगन दोबारा से पूरे गुस्से के साथ शियाओ की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन शियाओ तो पूरी तरह से तैयार था, वो वहां पर अपनी फायर की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को वहां पर कंट्रोल करने लगता है, जिस वजह से वो ड्रैगन वहां पर कंट्रोल भी हो रहा था। और जैसे शियाओ यहाँ पर अपनी पूरी फायर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को वहां पर घेर लेता है कि वो ड्रैगन बस 1 सेकंड के अंदर ही वहां पर खत्म हो जाता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम हक्का बक्का रह गए थे कि शियाओ ने तो बड़ी ही आसानी के साथ जुनबई के ड्रैगन को यहाँ
यहाँ पर खत्म कर दिया। साथ ही इस चीज से जुनबई भी एकदम हैरान रहता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरा ड्रैगन इतनी जल्दी कैसे यहाँ पर खत्म हो गया। जुनबई से के जो एल्डर लोग होते हैं वो सारे लोग कह रहे होते हैं आखिर इसने इस ड्रैगन को कैसे खत्म किया। मैंने काफी सारे पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर को देखा है, लेकिन कोई भी इस ड्रैगन को इतनी आसानी के साथ नहीं खत्म कर पाया था जितना की आसानी के साथ इस शियाओ ने इस ड्रैगन को यहाँ पर खत्म कर दिया है। आखिर इसके पास पावर कितनी ज्यादा है। इसके बाद शियाओ जो होता है एल्डर से पूछता है क्या यहाँ पर ये मैच खत्म हो चुका है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जुनबई के पास इससे और ज्यादा खतरनाक कोई अटैक होने वाला है, तो आप यहाँ पर इस राउंड का फैसला कर दो। इसलिए वहां पर एल्डर आते हैं जो यहाँ पर यह अनाउंस करते हैं कि इस बैटल को जीतने वाला कोई और नहीं बल्कि रॉयल फैमिली से शियाओ ही है। जो सुनकर तो सारे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो सभी वहां पर नाचना गाना शुरू कर देते हैं कि शियाओ ने तो बहुत ही आसानी के साथ ये मैच भी जीत लिया। जिस चीज को देखकर जुनबई के सेट के जो एल्डर होते हैं वो सारे लोग कह रहे होते हैं अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। मुझे तो पक्का लगता है कि शियाओ ने अपनी पावर को छुपा कर रखा था, वरना ऐसे कोई भी यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ उस ड्रैगन को नहीं खत्म कर सकता। साथ ही इस चीज से उन सभी को गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा होता है कि उनकी फैमिली यहाँ पर हार गई, जो कि आज तक कभी नहीं हारी थी। इसके बाद शियाओ जो होता है उस एल्डर के पास आता है, उनका शुक्रिया करने लगता है इस राउंड में उसे विनर बनाने के लिए। लेकिन वो एल्डर से कह रहे होते हैं ये राउंड अभी तक खत्म नहीं हुआ, तुम्हें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तुमने इस मैच को तो जीत लिया, लेकिन तुम्हारे दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं। और जैसा एल्डर ने कहा था वैसा ही होता है। जुनबई जो था पीछे से वहां पर भागते हुए आ रहा होता है ताकि पीछे से शियाओ के ऊपर अटैक करके उसकी यहाँ पर जान ले सके, लेकिन शियाओ अपनी हीवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे वहां से उठाकर बहुत दूर फेंक देता है, जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड तो वहां पर टूटी गई थी और वो खुद भी यहाँ पर बेहोश हो गया होता है। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर मारा ही जा चुका है। जो सुनकर जुनबई के सेट का जो एल्डर होता है वो शियाओ से कह रहा होता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेट के डिसाइपल की ऐसी हालत करने की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बैटल एरिना के अंदर आ जाता है। रैंकिंग बैटल के जो होस्ट वाले एल्डर होते हैं वो वहां पर आकर उस एल्डर को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो एल्डर तो उस वाले एल्डर को भी वहां से उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर तो आसपास खड़े जितने भी लोग होते हैं वो सभी वहां पर उस एल्डर का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि डिसाइपल की फाइट के अंदर आकर ये एल्डर क्या करने के लिए आ गया, ये तो बिल्कुल शेमलेस बात है, इसके अंदर तो जरा से भी शेम नहीं है। लेकिन उस एल्डर को यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए शियाओ की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। जैस्मिन शियाओ से कह रही होती है जल्दी से अपनी स्टार गॉड की पावर का इस्तेमाल करो और जितना हो सकता है उतनी स्पीड से यहाँ से भागने की कोशिश करो, वरना तो ये एल्डर यहाँ पर तुम्हारी जान ले लेगा। इसलिए शियाओ अपनी वहां पर स्टार गॉड की पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी से इधर उधर भागना शुरू कर देता है ताकि उस एल्डर के सारे अटैक से यहाँ पर बच सके। लेकिन ये देखकर तो वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो वहां पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। और जहां उसके डिसाइपल के पास सिर्फ एक ड्रैगन था, उसने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक से ज्यादा ड्रैगन को वहां पर ले आया होता है, जो सारे के सारे ड्रैगन अब शियाओ का पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर तो शियाओ भी घबरा जाता है कि मैं तो इतनी मुश्किल से एक ड्रैगन से पीछे छुड़ाया था, यहाँ पर इतने सारे कैसे आ गए। लेकिन जैसे वो ड्रैगन शियाओ की तरफ बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, अचानक से वहां पर एक स्नो वाला अटैक हो जाता है, जिसकी मदद से सारे के सारे ड्रैगन वहां पर बिल्कुल बर्फ में जम चुके थे। ये देखकर तो किसी को यकीन ही नहीं होता कि अरे अचानक से यहाँ पर ये क्या हुआ, सारे ड्रैगन बर्फ में कैसे जम गए, आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई जिसने सारे के सारे ड्रैगन को बर्फ में जमा दिया। लेकिन हम जानते हैं कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि लिटिल फेरी का ही था। जिसके बाद वहां पर लिटिल फेरी भी आ जाती है जो शियाओ को बचाने के लिए यहाँ पर आई थी, और वो वहां पर आते साथ ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे स्नो को वहां पर तोड़ देती है, जिस वजह से सारे ड्रैगन बर्फ में बदलकर चकनाचूर होते हुए गायब हो गए थे। ये देखकर तो शियाओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि यहाँ पर लिटिल फेरी उसे बचाने के लिए आ गई। उसे तो उम्मीद ही थी कि लिटिल फेरी उसे किसी भी मुसीबत के अंदर नहीं देख सकती, और आज भी देखो वैसा ही हुआ। जैसे शियाओ के ऊपर खतरा आने वाला था उससे पहले वहां पर लिटिल फेरी ने आकर उसे बचा लिया। ये देखकर तो लिटिल फेरी के जो साथी होते हैं वो सारे लोग भी एकदम हैरान रह चुके थे कि आखिर लिटिल फेरी इस शियाओ की इतनी ज्यादा मदद क्यों कर रही है। वो सोचने लगते हैं कि जब तियानबई शियाओ के ऊपर अटैक करने वाला था तब भी लिटिल फेरी ने वहां पर जाकर उसकी मदद की थी, लेकिन आखिर लिटिल फेरी ऐसा क्यों कर रही है, वो इतना ज्यादा हर बार शियाओ का सपोर्ट क्यों करती है। तब वो जो एल्डर होता है लिटिल फेरी से कह रहा होता है आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तब लिटिल फेरी उससे कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें डिसिप्लिन सिखाने के लिए आई हूँ कि डिसाइपल की फाइट में एल्डर का आना बिल्कुल मना है। तुमने यहाँ पर दखल अंदाजी करते हुए इतनी गलत हरकत की है, उसी का डिसिप्लिन सिखाने में यहाँ पर आई थी। तब वो जो एल्डर होता है लिटिल फेरी से कह रहा होता है क्या तुम जानती हो कि शियाओ ने यहाँ पर क्या किया। जब मैच खत्म हो चुका था तब भी इसने मेरे डिसाइपल के ऊपर अटैक करके उसकी जान लेने की कोशिश की, तो आखिर मैं ऐसे इंसान को कैसे छोड़ सकता हूँ। तो लिटिल फेरी उस एल्डर से कहती है बस बहुत हो गया, मैंने खुद यहाँ पर देखा है कि आखिर इस जुनबई ने शियाओ के ऊपर अटैक करके उसकी जान लेने की कोशिश की थी, तो शियाओ यहाँ पर अपनी जान भी नहीं बचा सकता क्या। तब ये सुनकर वो जो एल्डर होता है लिटिल फेरी से कह रहा होता है माना तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पावर है, लेकिन हमारी फैमिली भी इतनी ज्यादा कमजोर नहीं है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारी फैमिली की असली पावर क्या होती है। जिसके बाद वो वहां पर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और वहां पर 7 स्वॉर्ड इमॉर्टल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जो कि काफी खतरनाक फॉर्मेशन दिखाई दे रहा था। और फिर वो उसका इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही भयंकर स्वॉर्ड को सीधा लिटिल फेरी की तरफ ही भेज देता है। लेकिन जैसे वो स्वॉर्ड उसे लगने वाली होती है लिटिल फेरी ने यहाँ पर भी अपनी पावर
पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्वॉर्ड को बर्फ में जमा दिया था और उसे जमाने के बाद वो उसे भी वहां पर खत्म कर देती है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर लिटिल फेरी के पास कितनी ज्यादा पावर है। इसके सामने तो दुनिया की कोई भी चीज क्यों ना रख दो, वो सभी को बस 1 सेकंड के अंदर ही बर्फ में जमा कर खत्म कर देती है। इसके बाद लिटिल फेरी अपनी स्नो पावर के इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक वेपन को ले आती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो उसे सीधा उस एल्डर की तरफ ही भेज देती है, जिस वजह से वो एल्डर वहां से बहुत दूर जाकर उड़ जाता है। और अब यहाँ पर उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो एल्डर भी यहाँ पर आधा तो मारा ही जा चुका है। सारे लोग बस यही बात कर रहे होते हैं कि लिटिल फेरी ने तो बस एक अटैक के अंदर ही इतने ज्यादा पावरफुल एल्डर की यहाँ पर हालत खराब कर दी। न जाने आखिर इस लिटिल फेरी के पास किस तरह के लेवल की पावर है, जिसके बारे में तो किसी ने सुनकर भी नहीं रखा होगा। तब वहाँ पर मास्टर फैन आ जाता है, जो लिटिल फेरी के सामने माफी मांगना शुरू कर देता है। वो उससे कहता है यहाँ पर एल्डर ने और मेरे छोटे भाई ने यहाँ पर गलती कर दी, जिसकी सजा आपने उन्हें दे दी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आगे से उनके ऊपर कोई भी अटैक ना करें, वरना तो यहाँ पर उनकी जान भी जा सकती है। आप तो वैसे भी काफी ज्यादा पावरफुल है ना, इसलिए मैं यहाँ पर आपके सामने इन दोनों की जान की भीख मांगता हूँ, इन्हें यहाँ पर छोड़ दो। फिर लिटिल फेरी कहती है तुम्हें जो करना है करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग जिए या मरे मैं उसका क्या करूँ। उसके बाद वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद एल्डर जो होते हैं यहाँ पर ये अनाउंस करते हैं कि स्काई बर्निंग सेट को इस बैटल एरिना के अंदर से बाहर निकाल दिया जाता है। और आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि रैंकिंग बैटल के अंदर से स्काई बर्निंग सेट इतनी जल्दी यहाँ से बाहर निकल कर जा रहा है, जैसा कि आज तक कभी नहीं हुआ था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्काई बर्निंग सेट पे यहाँ पर जितनी भी गलतियां करने की कोशिश की है, वो अगली बार के रैंकिंग बैटल के अंदर ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। तो मास्टर फैन जो होता है उस एल्डर से कह रहा होता है जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, मैं दोबारा आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ। इधर लिटिल फेरी जैसे ही आगे बढ़ रही होती है, शियाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक भी बात सुने बगैर लिटिल फेरी गुस्से में वहां से चली जाती है। उसे जाते हुए वो एल्डर बस देखे ही जा रहा होता है, जिसे देखकर तो उसकी वाइफ को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये खाली लिटिल फेरी को ही क्यों देख रहा है। इसके बाद वो एल्डर जो होते हैं अगली फाइट को यहाँ पर अनाउंस करते हैं, जो कि किन्यू और कोंगलाई के बीच होगी। ये देखकर युआनबा कह रहा होता है कि देख लेना मेरी बहन तो यहाँ पर जीत कर ही दिखाएगी, मेरी बहन को हराने वाला कोई है ही नहीं। तो वहीं लांग जो होती है शियाओ से कह रही होती है देखो यहाँ पर तुम्हारी वाइफ आने वाली है, जो कहते हुए वो थोड़ा शर्मा रही होती है, लेकिन तब जो शियाओ होता है उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि उसे ये बता सके कि उसके लिए अभी भी लान के लिए फीलिंग्स है और उसे किन्यू की वजह से यहाँ पर जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद किन्यू बैटल एरिना के अंदर आ जाती है। तब उसे लिटिल फेरी की बात याद आ रही होती है, जहाँ उसने उसे कहा था कि जैसा कि मुझे लगता है तुम्हारा इस रैंकिंग बैटल के अंदर अपोनेंट कोंगलाई होने वाला है, जो कि उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसलिए मेरी इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें वहां पर अपनी पूरी पावर को नहीं एक्टिवेट करना है। मैं नहीं चाहती कि दुनिया को सामने मालूम पड़ जाए कि तुम्हारे पास असल में कितनी ज्यादा पावर है। इसलिए किन्यू वहां पर अपनी थोड़ी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने वेपन को बाहर निकाल लेती है। ये देखकर कोंगलाई जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए सीधा किन्यू की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन किन्यू ने वहां पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे उठाकर वहां से दूर फेंक दिया था। जिसके बाद वो भी अपनी स्नो पावर का इस्तेमाल करते हुए कोंगलाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन कोंगलाई वहां पर घूमते हुए उसके सारे के सारे अटैक को बस खत्म किए जा रहा था। इसके बाद वो लगातार कई सारे अटैक सीधा किन्यू के ऊपर ही करना शुरू कर देता है, लेकिन किन्यू भी यहाँ पर कमजोर नहीं थी। वो भी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर कई सारे अटैक करती है, जिस अटैक को संभालने में कोंगलाई को थोड़ी परेशानी हो रही थी। इसलिए वहां पर दोबारा से अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और उसने वहां पर अपनी एक स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए खतरनाक वाला अटैक किन्यू के ऊपर कर देता है। जिसके बाद वो उससे कहता है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मेरा अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, लेकिन तुमने ठीक तरह से मेरी बात ही नहीं सुनी, अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन कोंगलाई के जो एल्डर होता है वो उससे कह रहा होता है तुम एक नंबर के बेवकूफ इंसान हो, तुमने क्या समझा कि किन्यू इतनी ज्यादा कमजोर होगी, तुम्हें कोई भी छोटा मोटा अटैक करके ऐसे शांत यहाँ पर नहीं खड़े रहना है, तुम्हें हर टाइम चौकन्ने रहना पड़ेगा। और होता भी ऐसा ही है, किन्यू ने वहां पर बहुत ही आसानी के साथ उसके स्वॉर्ड वाले अटैक को भी वहां पर खत्म कर दिया था। तब ये देखकर कोंगलाई जो होता है किन्यू से कह रहा होता है जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तुम सच में उससे भी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम ये मत समझना कि मेरे पास बस इतने ही अटैक बचे हुए थे, मैं यहाँ पर अपने सबसे खास अटैक का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, अगर इससे बच सकती हो तो बच कर दिखाओ। जिसके बाद वहां पर दोबारा से अपनी स्पिरिट को समन कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अपनी स्पिरिट के सारे मेरिडियन को अनलॉक किया था। तुम खुद इस बात को भूल गए क्या? उसी के साथ साथ इसके पास हार्ट ऑफ आइस एंड स्नो है, जिसकी पावर नॉर्मल हार्ट से 1000 गुना से भी ज्यादा पावरफुल है और सबसे ज्यादा रेयर है। ऐसा तो किसी के अंदर जल्दी नहीं देखा जाता। इस तरह की फिजिकल बॉडी बहुत ही कम लोगों के पास होती है, काफी टाइम की कल्टीवेशन लेती है इतना ज्यादा पावरफुल बनने के लिए, जिस चीज को किन्यू ने यहाँ पर हासिल कर लिया है। तो वही किन्यू और कोंगलाई के बीच अब भी फाइट हो रही होती है, जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जैसा कि लिटिल फेरी ने किन्यू से कहा था कि तुम्हें यहाँ
पर अपनी पूरी पावर को नहीं एक्टिवेट करना है, इसलिए उसने वहाँ पर अपनी पूरी पावर को नहीं एक्टिवेट किया होता है और अपनी आधी पावर का इस्तेमाल करते हुए कॉन्ग के साथ अटैक कर रही होती है। और इतनी देर से किन्यू के साथ फाइट करते हुए कॉन्ग के वहाँ पर हाथ कांपने लगे थे। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर किन्यू हार क्यों नहीं रही है। मैं तो कितने टाइम से इसके ऊपर फाइट किए जा रहा हूँ, लेकिन तब भी मेरा एक भी अटैक इसके ऊपर असर ही नहीं कर रहा। इसलिए वो वहाँ पर फिर से अपने खतरनाक अटैक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से आसपास काफी ज्यादा तूफान आ चुका था और उस तूफान के अंदर से दोबारा से उसकी स्पिरिचुअल बर्ड बाहर निकल कर आती है। सारे लोग कह रहे होते हैं इसके पास तो इसकी स्पिरिचुअल बर्ड से ज्यादा कुछ है ही नहीं, हर बार ये इसी का इस्तेमाल करता है। लगता है इस बार भी ये बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर हारने वाला है। इसके बाद कोंगलाई अपनी स्पिरिट को दोबारा से किन्यू की तरफ भेज देता है, लेकिन किन्यू ने फिर से इस बार अपने लोटस की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी स्पिरिट के ऊपर अटैक कर दिया था। और ये वाला अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिस वजह से पूरा बैटल एरिना ही एकदम हिलने लग गया था, जो देखकर सारे लोग हैरान रहते हैं कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है। और इतने खतरनाक अटैक की वजह से बैटल एरिना के आसपास जो शील्ड लगी हुई थी वो भी चकनाचूर हो जाती है। तब ये देखकर कोंगलाई जो होता है किन्यू से कह रहा होता है मुझे अपने फादर की बात सुन लेनी चाहिए थी, उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि तुम्हें मुझे पहले ही हरा देना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें कम पावरफुल समझा, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी फैमिली की इज्जत को तुम्हारे सामने हार कर दांव पर नहीं लगा सकता, इसलिए मुझे कैसे भी करके ये राउंड तो जीतना ही पड़ेगा। इसके बाद वो एक नई स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उसकी नॉर्मल स्वॉर्ड एकदम आड़ी टेढ़ी बन जाती है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि यहाँ पर कोंगलाई पागल हो गया है क्या, आखिर इसने यहाँ पर इस अटैक को कैसे एक्टिवेट कर दिया। ये अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जैसे कोंगलाई अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए किन्यू की तरफ बढ़ रहा होता है कि उससे पास पहुंचने से पहले ही उसके पैर के साथ साथ उसकी पूरी की पूरी बॉडी वहां पर जम जाती है। अब वो किन्यू को हाथ लगाए बगैर ही वहां पर जमकर जमीन पे गिर जाता है। तब जल्दी से वहां पर एल्डर आकर कोंगलाई को चेक करते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि अब इसके पास इतनी पावर नहीं बची कि दोबारा से खड़े होकर किन्यू के साथ फाइट कर सके। इसलिए मैं यहाँ पर इस राउंड का विनर अनाउंस करने जा रहा हूँ, जो कि कोई और नहीं बल्कि किन्यू ही है। तब वहां पर कोंगलाई का फादर आ जाता है, जो किन्यू से कहता है क्या तुम पागल हो, तुमने यहाँ पर सीधा सीधा मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की है। वो एल्डर से भी कह रहा होता है किस तरह के एल्डर हो तुमने देखा नहीं यहाँ पर इसने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की, तब भी तुम इसे ही विनर बता रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन तब वो एल्डर उससे कहता है अपने भावनाओं पर थोड़ा ध्यान दो और सबसे पहले अपने बेटे को जाकर संभालो, वरना ये तुम्हारे यहाँ बातों के बीच में ऊपर ही ना निकल जाए। इसके बाद वो उसे कह रहा होता है तुम्हें तो बल्कि किन्यू का यहाँ पर शुक्रिया करना चाहिए, जो कि उसने यहाँ पर अपनी ज्यादा खतरनाक पावर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसे काफी सारे मौके मिले थे तुम्हारे बेटे की जान लेने के, लेकिन तब भी उसने तुम्हारे बेटे की जान नहीं ली और उसे ऐसे ही बस बर्फ में जमा कर छोड़ दिया। ये सुनकर कोंगलाई का फादर भी वहाँ पर शांत हो जाता है। अब रात के टाइम पे शियाओ जो होता है जैस्मिन से पूछ रहा होता है तुमने कहा कि किन्यू की बॉडी सबसे ज्यादा अलग और खास तरह की है, तो आखिर इसके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है। जैस्मिन बताती है किन्यू का जो हार्ट है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है और एकदम ही ज्यादा प्योर भी है। अगर ऐसा किसी के पास हार्ट हो तो उसकी प्योरिटी का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उसी हार्ट का इस्तेमाल करते हुए वो काफी सारी नई नई टेक्निक को आसानी के साथ सीख सकती है, जो कि नॉर्मल कल्टीवेटर बिल्कुल भी नहीं सीख सकता। लेकिन जितना ये अच्छा है उतना ही ज्यादा ये खतरनाक भी है, क्योंकि इस पावर की वजह से वो इतनी ज्यादा टेक्निक को सीख सकती है जितना कि उसकी बॉडी कंट्रोल भी नहीं कर पाएगी। उसी की वजह से वो किसी और को भी इतना ज्यादा पावरफुल बना सकती है, जैसे कि एक एल्केमी फर्नेस की तरह सारे लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे, ताकि उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को भी बढ़ाने की कोशिश कर सके। किन्यू के पास एकदम प्योर यिन एनर्जी है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो खुद की बॉडी के अंदर ही एक पावरफुल वर्ल्ड बना सकती है, जो कि यिन और यांग एनर्जी के साथ मिलकर बना होगा। और यिन और यांग का असल काम तो क्या होता है उसको तो आपने पहले के एपिसोड में देख लिया था। शिया जैस्मिन से पूछते हैं क्या तुम्हें लगता है कि किन्यू को इसके बारे में मालूम होगा कि उसकी बॉडी किस तरह की है। इस पर जैस्मिन कहती है मुझे तो नहीं लगता कि वो इस बारे में ठीक तरह से जानती होगी। दूसरी तरफ हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि उसी बारे में बात कर रहा होता है कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी पावरफुल बॉडी बहुत ज्यादा हो। वो एक पावरफुल स्टोन से कह रहा होता है मैंने एक ऐसे इंसान से मुलाकात की है जिसकी पास उसी तरह की प्योर बॉडी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ। ये सुनकर तो वो स्टोन भी जो होता है वो भी एकदम ज्यादा हैरान रह चुका है। लगता है कि अब ये बुढ़ा एल्डर किन्यू के पास जाएगा ताकि उसकी बॉडी की पावर का खुद के लिए इस्तेमाल कर सके। अब अगले दिन सेमीफाइनल शुरू कर दिया जाता है, जिसमें शियाओ की लड़ाई किसी और के साथ नहीं बल्कि लिंजी के साथ ही होती है, इसलिए दोनों आमने सामने आकर खड़े हो गए होते हैं। जहाँ लिंजी जो होता है वो शियाओ से कह रहा होता है मैंने आपको पहले भी बॉस कहा था, आज भी कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपसे इस बार बहुत खतरनाक वाली फाइट करनी है ताकि मैं ये देख सकूं कि जिसे मैं बॉस कहता हूँ उसके पास इतनी पावर है भी या फिर नहीं कि वो मेरे अटैक को संभाल सकता है। अगर आपने यहाँ पर मुझे हरा दिया तो मैं आपको पूरी खुशी के साथ दोबारा से बॉस कहने लगूंगा, और अगर नहीं हरा पाया तो मैं तो आपसे आगे निकल जाऊंगा, तब मैं आपको बॉस कह ही नहीं सकता। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। इसलिए शियाओ भी जो होता है वो भी वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और लिंजी से कहता है आ जाओ आज ही देख लेते हैं कि हम दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। शियाओ अपने ही वली स्वॉर्ड के अंदर से स्पिरिट को बाहर निकालते हुए लिंजी के पास आता है और दोनों एक दूसरे से टकराकर काफी खतरनाक वाला अटैक एक दूसरे के ऊपर कर देते हैं, जिस वजह से दोबारा से आसपास लगा हुआ शील्ड टूट रहा था। इसलिए सारे लोग मिलकर उस शील्ड को
दोबारा से जोड़ना शुरू कर देते हैं। तब ये देखकर लिंजी का जो बड़ा भाई होता है वो सोच रहा होता है कि इसने तो डायरेक्टली यहाँ पर अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड को बाहर निकाल दिया। लगता है यहाँ पर पिछली बार जो शियाओ ने इसे हराया था उसका पूरी तरह से बदला लेने के लिए आया है। तो वही लिंजी जो होता है शियाओ से कह रहा होता है, पिछली बार भी जिस तरह से आपने अटैक किया था उसी तरह से इस बार भी कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि आपने कुछ खास पावर को एक्टिवेट किया है पिछले कुछ दिनों के अंदर। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए खतरनाक वाला अटैक शियाओ के ऊपर ही कर देता है और वो उसके चारों तरफ घूमते जा रहा था ताकि शियाओ का ध्यान भटकाते हुए अपनी स्वॉर्ड को उसके अंदर घुसा सके। शियाओ अपनी हेवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वहां पर स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब भी यहाँ पर लिंजी की स्वॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। इसलिए वहां पर अपनी स्वॉर्ड के कई सारे डुप्लीकेट बना लेता है और अब यहाँ पर उसकी ऐसी हजारों स्वॉर्ड आ चुकी थी जिन सारी स्वॉर्ड को वो सीधा शियाओ की तरफ ही भेज देता है। शियाओ उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो एक साथ हजारों स्वॉर्ड से कहाँ बच पाता, इसलिए वो पूरे बैटल एरिना के अंदर भागना शुरू कर देता है। लेकिन तब भी वो स्वॉर्ड उसका पीछा कर रही होती है। लेकिन शियाओ ने यहाँ पर अपनी इविल गॉड की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीड को पहले से भी कहीं गुना ज्यादा बढ़ा लिया था, इसलिए वो सारी स्वॉर्ड से बचते जा रहा होता है और लिंजी के सामने से आकर गुजर जाता है, जिस वजह से सारी की सारी स्वॉर्ड अब लिंजी की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है। ये देखकर तो वो भी घबरा जाता है, लेकिन तब वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को शियाओ की तरफ ही भेज देता है, जिस वजह से एक स्वॉर्ड अब शियाओ के सीधा सीने में जाकर लग चुकी थी। लेकिन तब भी शियाओ लिंजी को अपनी हिवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वहां से उठाकर दूर फेंक देता है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आके स्वॉर्ड लगने के बाद भी इस शियाओ को यहाँ पर कुछ हुआ क्यों नहीं। तो शियाओ जो होता है लिंजी से कह रहा होता है, तुम तो अभी तक बच्चे ही हो, तुम मुझे यहाँ पर ठीक तरह से नहीं हरा पाओगे। ये देखकर जो लिंजी का बड़ा भाई होता है अपनी स्वॉर्ड को लिंजी को ही दे देता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो शियाओ के ऊपर अटैक कर सके। जिसके बाद लिंजी अपनी दोनों स्वॉर्ड को वहां पर एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसके अंदर से भयंकर तरीके से पावर बाहर निकल रही थी। ये देखकर तो सभी घबरा जाते हैं कि आखिर इस तरह के अटैक से यहाँ